हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ PKQA में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनी टेस्ट जो कि ज्योग्राफी का है, टेस्ट 8 टेस्ट 8 का सेकेंड पार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग क्लाइम सर्कुलेशन AMOC के बारे में। और इसमें क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट दैट कैरी वार्म water from the tropics northward into the Atlantic Ocean. Yes, it's a correct statement. Next is, it is a driven by the differences in the temperature and salt content. Yes, it's also current क्योंकि ये salt content और temperature की वजह से vary करता है. Okay. Next is increase in greenhouse gases and climate change weakening the Atlantic meridional overturning circulation. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number D. All of the above are correct. Okay, let's come to the image part. See the Atlantic meridional overturning circulation, जो कि this is called a warm current जो जा रहा है. Okay, this is a warm current and ये जो ब्लू वाला दिख रहा है वो हमारा कोल्ड करंट. ओके, और ये पूरा सर्कुलेट होता है, सी इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. सो ये है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following submarine feature are volcanic origin, like submarine canyon? No, it's not a volcanic origin. Sea mount, mid-oceanic ridges? Yes, both are correct. So answer is option number C. And let's see it in the image of the sea mount and mid-oceanic ridge. This is the ocean floor का. okay, ओशन फ्लोर के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, पहला जो ये इनिशियल फेज हमारा हो जाता है वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो जाता है. देन आफ्टर आता है, उसके नीचे आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप. ओके, जब दिस इज़ अ लैंड, ओके, दिस इज़ अ सी लेवल, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फेज आता है जो स्लोप, उसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं. एंड उसके बाद जो स्लोप पैदा होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. देन यहाँ से जो सेडिमेंट्स यहाँ आके डिपॉजिट होता है नीचे, वहाँ पे एक सेडिमेंट जब यहाँ से साथ में लेके आएगा तो यहाँ डिपॉजिट होता है, जिसके वजह से कॉन्टिनेंटल राइज क्रिएट होता है. तो कॉन्टिनेंटल यहाँ पे थोड़ा सा राइज हो जाता है, उसको कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एबासल प्लेन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीचर विच इज मिड ओशनिक रीजेस, दिस इज द मिड ओशनिक रीजेस. और ये बनता कैसे है? तो ये बनता है डाइवर्जेंट प्लेट से. देखिए, ये प्लेट इधर जा रहा है, ये प्लेट इधर जा रहा है. ओके, और यहाँ से वोल्केनो इरप्ट होगा. सो डाइवर्जेंट प्लेट से बनता है मिड ओशनिक रीजेस. ओके, एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट द सी माउंट. सी माउंट कौन सा होता है? तो वॉल्केनिक से जो वॉल्केनो से जो इरप्ट होकर बनता है सी माउंट, उसको सी माउंट बोलते हैं. ओके, एंड जो कि एक वॉल्केनिक आइलैंड होता है. ओके, और इधर भी वही है. एंड दिस इज़ कॉल्ड रिफ्ट वैली. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगर हम मिड ओशनिक की बात करते हैं तो मिड ओशनिक रीजन सबसे ये कहाँ पे है? तो वो है ये अटलांटिक ओशन में सबसे बड़ा वाला. ओके, जो कि एस शेप में है, ऐसे, नॉट एग्जैक्टली एट बट लुक्स लाइक अ एस शेप. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये कैनियन का क्या हो जाएगा? सबमरीन कैनियन. यहाँ पे एक टर्म आता है सबमरीन कैनियन. ओके, सबमरीन कैनियन है क्या और ये फॉर्म कैसे? सबमरीन कैनियर्स, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, उसमें क्या होता है कि सबमरीन कैनियंस आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड इरोजन. ओके, वो इरोजन के थ्रू फॉर्म होता है ऑन द स्लोप ऑफ द टर्बिडिटी करंट फ्लोइंग डाउन द कैनियन ऑफ द. सो सबमरीन कैनियन क्या था? तो सबमरीन कैनियन था हमारा जो कि डिपोजिशन इरोजन ऑफ द स्लोप ऑफ द टर्बिडिटी करेंट्स फ्लोइंग डाउन द कैनियन एक्सिस. और अगर हम उसके एक एग्जांपल की बात करते हैं तो वो कौन हो जाएगा? हुडसन
हुडसन कैनियन, ओके, जो कि बहुत फेमस है। एंड अगर हम बात करते हैं सबमरीन फीचर्स की, तो और उसमें कौन कौन सा फीचर में था, एटॉल था, गायोट था, एंड सी माउंट, मिडोसिनिक रेजेस, ये सब सारे उसके फीचर्स हो जाएंगे, ओके। और एटॉल और गायोट के बारे में हम आगे वाले क्वेश्चंस में देख लेंगे, ओके, उसके बारे में, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ which of the following is are correct regarding the eastern boundary upwelling, ओके। ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट इज दे आर वन ऑफ द ओशन मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम्स, इज इट ट्रू, yes, it's a correct statement। and next one is they are oxygen rich water system found near the eastern edge of the world oceanic basin, ocean basin, no, it's not a correct statement because ये ऑक्सीजन रिच नहीं होता है, इस पुअर होता है ऑक्सीजन में। और अगर हम रिच की बात करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, ओके, न्यूट्रिएंट रिच होता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं लाइक these kind of ecosystems are defined by ocean current that brings nutrition rich but in the oxygen poor water system found near the eastern edge of the world's ocean basin, okay। so answer for this question is option number A, only one is correct, okay। let's come to the next question which is which of the following statements best describe the Atlantification phenomena? Atlantification phenomena. First is formation of mid-oceanic ridges runs along the Atlantic Ocean floor north to south. No, it's not a correct statement. Reduction of salinity, नहीं, salinity से इसका कोई लेना देना नहीं है। And next is circulation of water from north south back in the long cycle within Atlantic, ये भी नहीं होगा। And the stream of the warm water from the Atlantic Ocean flow into the Arctic at the Barents Sea, yes, it's a correct statement। so answer for this question is option number D, which is correct for this question, okay। let's come to the next question which is the movement of ocean current is influenced by, किसके वजह से ocean current influenced होते हैं, उसका movement influenced होता है, okay। first is movement of wind, yes, it's correct। salinity of the ocean, it's also correct। and Coriolis force, और आपको पता है कि winds का movement किधर होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ओके, ऑलवेज ये मूव करेगा, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, 1 2 3 all are correct, okay। let's come to the next question which is consider the following statement जायद क्रॉप, ओके। जायद क्रॉपिंग सीजन के बारे में हम बात करते हैं, तो वो जायद क्रॉप फर्स्ट स्टेटमेंट, और यहाँ करेक्ट पूछा, फर्स्ट इज इट्स अ विंटर क्रॉपिंग सीजन, नो, इट्स नॉट अ विंटर क्रॉपिंग सीजन, ये हो जाएगा समर क्रॉपिंग सीजन, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो अ शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर हम इसके बाद का जायद क्रॉप्स इट इज़ अ समर क्रॉपिंग सीजन for a short duration after the harvesting of the rabi crop, okay। so first statement is incorrect। next is fruit and vegetables like watermelon, muskmelon, cucumber are grown during this season, yes, it's a correct statement। next is the cropping during this season require cool dry weather for the major growth period and shorter day length for flowering and fruiting, no, it's not a correct statement, let me tell you why, because this is a warm, okay, it's a warm dry weather, not a cold, and also this is a long day, not a short day। so answer for this question is option number A, which is only one is correct because statement 1 and 3 are incorrect, okay। let's come to the next question which is world's longest highway tunnel, okay। if we're talking about world's longest highway tunnel, अटल टनल, okay, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बताया है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके, अटल टनल विच एज बिल्ट बाय द किसके द्वारा, ब्रो के द्वारा, विच इज़ कॉल्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और आप हमें कमेंट में ये बताएं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ब्रो का,
ओके। एंड यहाँ पे पूछा ये किसको कनेक्ट करता है, तो किसको करता है, मनाली टू लाहौली स्पीति वैली। ओके। एंड इसके बारे में और कुछ हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लाइक ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। ओके, ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल लोकेटेड है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी अंडर दी रोह, और ये कहाँ पे है, तो रोहतांग पास में लोकेटेड है, रोहतांग पास में। एंड इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर, और अगर हम माइल्स में बात करते हैं तो 5.6 माइल। ओके, ये हो गया। एंड ये स्टार्टिंग में जब अटल टनल ये हुआ था, इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2000 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था, बट अभी ये कंप्लीट हुआ। ओके। और अगर हम अदर टनल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अदर टनल्स आर लाइक उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ओके, उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बात करते हैं तो वो जिसको T49 टनल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बिटवीन किसके है, कनेक्ट किसको करता है, तो ये करता है कटरा टू बनिहाल। ओके, कटरा टू बनिहाल को कनेक्ट करता है, और ये जम्मू कश्मीर को अदर रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। ओके। एंड अनदर वन इज विच इज जोजिला पास। ओके, जोजिला पास टनल। जोजिला पास टनल का किसको कनेक्ट करता है, तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से श्रीनगर टू कहाँ पे कनेक्ट करता है, तो वो हो जाएगा लेह। ओके, और ये 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड दिया है, ये भी कंप्लीट नहीं है। ओके। एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सेला टनल। सेला टनल किसको कहाँ पे है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। एंड अल्टरनेटिव रूट है सेला पास का। एंड क्योंकि सेला पास जो है वो विंटर में क्लोज हो जाता है ड्यू टू स्नोफॉल, इसके वजह से इसको बनाया जा रहा है ताकि इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी इम्प्रूव्ड हो बिटवीन ईटानगर एंड तवांग। ओके। एंड अनदर वन इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि चिनानी नसरी टनल के नाम से भी जाना जाता है। वो इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल है, 9.28 किलोमीटर, रिड्यूस द डिस्टेंस ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर का डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर कम कर देता है विद इन 2 आवर्स। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज Seabed Project 30. Seabed Project 30 sometimes seen in the news which is related to, किससे रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा, इसका एम क्या है, सीबेड टनल का सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, और ये किसके लिए है, तो अंडरटेक एक्सप्लोरेशन of polymetallic nodules in seafloor, no exploit shale gas in the Pacific Ocean, no develop submarine and underwater vehicle, no produce a map of the world ocean floor. So option D is the correct answer for this question. And if we are talking about seabed 2030 प्रोजेक्ट इज कोलैबोरेटिव बिटवीन, ये किसके बिटवीन कोलैबोरेट किया गया है, तो निप्पॉन फाउंडेशन ऑफ जापान एंड जनरल मैथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन, जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ द ओशियन। ओके, ये दोनों के बीच का है। एंड इसका एम क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर ऑल अवेलेबल मैथमेट्रिक डेटा to produce the definitive map of the world ocean floor by 2030 and make it to be available for all. Okay, और ये अलाइन क्या है, इट इज़ अलाइंड विथ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14, जो कि बात करता है गोल नंबर 14 किसके बारे में बात करता है, तो लाइफ बिलो वाटर। ओके, बिलो वाटर,
के बारे में बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप हमें कमेंट में ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 13 गोल क्या है एंड 15 गोल क्या है। ओके, कमेंट में, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जो कि हमने बनाया था इकोनॉमी का, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा का पूरा जितना 17 है टोटल, तो 17 का 17 हमने बताया था, वो भी डिटेल में। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। रिगार्डिंग नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, सोला फॉरेस्ट ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो ये आंसर नहीं होगा। द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, देन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ये सेकंड नंबर पे, देन हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पे, वो भी एरिया वाइज। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग, और ये जो नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का ये देता कौन है, मतलब कहाँ कितना फॉरेस्ट है, तो वो ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, एंड सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट बी है, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कॉशियन इज फाउंड अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड देवदार इज द कॉनिफरस स्पेसीज ऑफ अ ट्री। ओके, ये भी सही है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शिपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, फर्स्ट इज, और यहाँ पे करेक्ट पूछा है। ओके, फर्स्ट इज इंडियाज शेयर इन ग्लोबल शिप रिपेयर इज लेस दैन 1%, यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज द लार्जेस्ट शिपिंग बिल्डिंग and maintenance facility in India, yes it's also correct. Next is India has acceded to the Hong Kong International Convention for environmentally safe and sound recycling of ships, yes it's also correct. So answer for this question is option number C, which is all three are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following causes the complete reversal of North Indian Ocean current between summer and winter? ये कौन से कोरलिस के द्वारा, तो राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि अर्थ मान लीजिए रोटेट कर रहा है, तो कुछ चीज़ अगर रोटेट होगा, तो मान लीजिए यहाँ था और हम किए तो रोटेट हो रहा था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो डिफ्लेक्शन होता है। ओके, और वो डिफ्लेक्शन जो होता है कोरियलिस फोर्स का, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होता है। ओके, सो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, अभी हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, 23rd क्वेश्चन जो आज का पहला क्वेश्चन था, वो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द काउंटर इक्वेटोरियल करंट, नो काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी नहीं होगा, ये मानसून विंड होगा। ओके, so answer for this question is option number D, monsoon wind is the correct answer for this question. Next is the total fertility rate in economy is defined. Total fertility rate को हम कैसे define करेंगे? A number of children born per 1,000 people in the population in the year, no it's not a correct. The number of children born to the couple in their lifetime in a given population, no. The birth rate minus death rate, no. It's a average number of live birth a woman would have by the end of her child bearing. वुमेन जब तक चाइल्ड बियर कर सकती है, ओके, वो टोटल कितना था लाइफ टाइम में उनका, नॉट एक बार या दो बार, ठीक है, तो वो कितना था, पहले 6.2 अप्रॉक्सीमेट था, ठीक है, कब 1950 अप्रॉक्सीमेट 1950s में, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 2021 इट वाज ओनली 2। ओके, पहले छः बेबी अगर कैरी करता था, तो अब सिर्फ 2 रह गया है। ओके, और ये धीरे धीरे और डिक्लाइन ही हो रहा है अभी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड
Next question is recently there was a demand include the Q language in the 8th schedule of the Indian Constitution. Which of the following statement is given below regarding the Q language is correct? Okay. First statement is belong to Tibeto Burman family language and is spoken by the Mizo people. No, it's not a correct. Next is it belongs to the Indo-Aryan. ये Indo-Aryan से भी belong नहीं करता और महाराष्ट्र का भी नहीं है. And it belongs to the Dravidian family of the language. Correct. And spoken by the Kandh tribe of Odisha. Yes. Option number C is the correct answer for this question. और अगर हम language की बात करते हैं तो total कितना है? तो इंडियन लैंग्वेज डिवाइडेड इन 6 ग्रुप. कितना? 6 ग्रुप में टोटल डिवाइड है. कौन सा? इंडो आर्यन फैमिली, द्रविडियन फैमिली, ऑस्ट एंड हो जाएगा नेग्रोइड फैमिली, सीनो तिब्बतन फैमिली लैंग्वेज एंड ऑस्ट्रिक लैंग्वेज. ओके ये. और अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ये बताइए कि 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है टोटल. ओके. एंड ओरिजिनली कितनी थी और कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया. ओके जो कि हमने पहले ही पॉलिटी के टेस्ट में सारा में मैंने ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया है. और इसका उससे रिलेटेड शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड एक तो वीडियो भी है, शॉर्ट वीडियो, जो जहाँ से आप देख सकते हैं इन डेप्थ डिटेल में बताया गया. ओके सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ Next question is which of the following could result in the occurrence of dead zone. Okay, dead zone किसको बोलते हैं? First is eutrophication. Yes, it's a stratification of water column and upwelling. All of the above are correct answer for this question. Okay. Next is consider the following pairs. Okay. First is minerals and their occurrence occur in the form. Okay, copper veins of floods. Yes, correct. Coal sedimentary material, correct. Bauxite weathered material, correct. So answer for this question is option number D. All three are correct. Okay. Next is consider the following pairs. Population pyramid and population trend कैसा है उसके बारे में देखते हैं. Okay. Expansive pyramid. Okay. Expansive pyramid, high mortality rate and high fertility rate, correct. Stationary pyramid, low mortality rate and low fertility rate, correct. Next is constructive pyramid, low mortality rate and low mortality rate with constant fertility rate. Yes, also correct. So answer for this question is option number D. And if we are talking about the geographically population is a graphical distribution of the age and sex of a particular population. Okay, let's see in the image ये कैसे दिखता है. Okay, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वन विच इज एक्सपेंसिव पिरामिड कैसे एक्सपैंड होगा? ऐसे. ओके और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक्सपैंडिंग पिरामिड बोलते हैं. ठीक है, एक्सपैंडिंग. ये बर्थ तो इतना हो रहा है, ये मेल का है एंड फीमेल का, एंड ये धीरे धीरे एज के साथ ये कम होते रहती है, एक्सपैंडिंग बोलते हैं इसको. ओके और ये सही होता है. नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी. यहाँ पे यहाँ तो एज देखिए कितना है. ओके और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फिर वैसे ये इसको बोलते हैं हम किस टाइप का? तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेशनरी, कॉन्ट्रैक्टिंग पिरामिड. ओके एंड नेक्स्ट आता है वो हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टिव वाला पिरामिड जो होता है, कंस्ट्रक्टिव पिरामिड वो कैसा होता है? तो कंस्ट्रक्टिव पिरामिड हो जाएगा दिस वन. ओके दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पिरामिड. और ये मिडिल इनकम कंट्रीज़ का और इसका जापान एग्जांपल बेस्ट हो सकता है. ओके एंड कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा? तो इसका पॉपुलेशन ग्रोथ जो स्टेशनरी रहेगा, न ज़्यादा न कम. ओके सो और ये रहा चाइना का, और ये हाई इनकम कंट्रीज़ का, और ये वर्ल्ड का अभी ऐसा है, और ये लो इनकम कंट्रीज़ का जो जिसमें इंडिया आता है.
ओके, एंड ये रहा यूएस का। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to sex ratio in India, consider the following statement. Okay, since independence, the overall sex ratio has continuously decreased in India. No, it's not a correct statement क्योंकि ये कभी इंक्रीज हुआ है कभी डिक्रीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो 1981 में सेक्स रेशियो कितना था, तो उस टाइम था 934। ओके, देन 1991 में कितना हो गया, तो हो गया 927। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 2001 इट वाज 933 जो कि इंक्रीज हुआ है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 2011 इट्स ऑल्सो इंक्रीज्ड विच इज़ 2011 जो कि इंक्रीज और हो गया था 943। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज तो नहीं दिख रहा है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एज पर द 2011 सेंसस हरियाणा हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। So answer for this question is option number B is the correct. Okay, which is only 2. Let's come to the next question which is consider the following pairs alloys and elements included. Okay, कौन कौन से elements included होता है alloys में, like brass है तो brass किससे किससे मिलके, कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है। एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉन्ज, ये किससे, तो कॉपर एंड टिन से। सोल्डर ये किससे, लीड एंड टिन से। एंड जर्मन सिल्वर की बात करते तो ये जर्मन सिल्वर जो है सिल्वर एंड निकल से सिल्वर इसमें नहीं होता है। एंड ये किससे किससे और बनता है, तो निकल एक हो गया और हो गया कॉपर Cu कॉपर, एंड हो गया जिंक, एंड हो गया लीड, स्मॉल अमाउंट ऑफ लीड एंड टिन ऑल्सो। ओके, so answer for this question is only 1 2 3 option number C is the correct answer for this question. Let's come to the next question which is consider the following statements with reference to general demography. Okay, first statement is in India, the sex ratio can be defined as the number of females per thousand males. Yes, it's a correct statement. Next is in India, the literacy rate denotes the percentage of population above the 5 years of the age who can read and write with understanding. No, it's not a 5 year, it's a 7 year. So statement second is incorrect. So answer for this question is option number A only is the correct. Okay, and if you are talking about the literacy rate in रूरल एरिया का अगर हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 67.77%। और अगर हम बात करते हैं अर्बन इंडिया का तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 84.11%। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements. First is Atlantic Ocean has the highest surface water salinity among the ocean. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is highest surface water salinity among the ocean. Yes, it's a correct statement. Next is Indian Ocean is the home of deepest point on the earth. Is it true? No, it's not a करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि ये इंडियन ओशन नहीं पैसिफिक ओशन में है। ओके, लेट मी शो ऑन द मैप। दिस इज द चैलेंजर डीप जहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट है इंडिया का, और वो उसका डेप्थ कितना है वो आप हमें कमेंट में बताइए, डेप्थ कितना है चैलेंजर डीप का जो कि डीपेस्ट पॉइंट है। ओके, ऑन द अर्थ, और ये चैलेंजर डीप है, चैलेंजर डीप में है। और ये कौन सा, ये क्या बोलते हैं इसमें कौन सा ट्रेंच है, तो वो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच। और ये कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन में है। ओके, और ये यूएसए का है। एंड दिस इज पलाव, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, एंड सी ऑफ जापान। दिस इज कॉल्ड जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया,
आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाला लाइन को क्या बोलते हैं। ओके, दिस इज़ ताइवान, जो कि बहुत डिस्प्यूटेड रीजन है। चाइना इसको अपना ही पार्ट मानता है ताइवान को, बट ऐसा है नहीं। ओके, से लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement second is incorrect. Okay. Next is Arctic Ocean is the smallest and shallowest ocean. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B is the correct only. Okay. एंड ओशन की अगर हम बात करते हैं तो ओशन लगभग 70% हमारा ओशन है और लैंड कितना ओनली 30%, अप्रॉक्सीमेट ऐसे ये 70 पॉइंट समथिंग है और ये 29 पॉइंट समथिंग है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements with reference to thermohaline circulation. Okay, thermohaline circulation के बारे में अगर हम बात करते हैं, the surface ocean drastically changes its salinity and density in the process of upwelling and downwelling. No, it's not a correct statement क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ thermohaline circulation ensures faster exchange of water between the poles and tropic. No, it's not a correct statement. Also it's incorrect statement because ये faster नहीं, it's a slowest. Okay, slowest. So for second statement is also incorrect. Next is the surface ocean water movement leads to the maximum transfer of water between poles and equator. Is it true? No, it's not a maximum transfer, it's a minimum transfer. Okay, so statement third is also incorrect. So answer for this question is, because there is asking about correct statement and there is no correct statement, so answer is option number D, none of the above is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs relief features and descriptions. गायोट, सीमाउंट एंड एटॉल. ये क्या था? तो रिलीफ फीचर थे किसके? सबमरीन के. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गायोट माउंटेन विद द पॉइंटेड समिट, इज इट ट्रू? नो, क्योंकि सी माउंट होता है जो कि पॉइंटेड समिट होता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गायोट, इट्स अ फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड माउंटेन, जो कि एक वॉल्केनिक माउंटेन ही होता है ये सब. And if you are talking about atoll, low ring shaped island found in the tropical ocean, yes, it's a correct. So answer for this question is option number 3 only is correct. Okay, let's come to the next question, which is these are the most widespread forest of the Indian. They are also called monsoon forest, and spread over the region of receive rainfall 70 to 200 centimeter. Trees of this type of they shed their leaves for about 6 to 8 week of dry. वो कौन सा हो जाएगा? ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट हो जाएगा. ओके, एवरग्रीन में कभी ये नहीं लीव्स नहीं सेड करते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न भी नहीं हो जाएगा एंड मॉन्टेज भी नहीं है. ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज in the area of upwelling water is gently associated which of the following characteristic. तो वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ अपवेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा कोल्ड एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ओके, क्योंकि वो नीचे से पानी आता है तो वो ठंडा रहता है और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा भरपूर रहता है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ओशन डीऑक्सीजनेशन. ओके, ओशन डीऑक्सीजनेशन को कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है? इट इज़ अकर व्हेन वार्म ओशियन वाटर होल्ड्स ऑक्सीजन. यहाँ तो डीऑक्सीजनेशन का बात कर रहे हैं, मतलब जो कि रिलीज करता है जिससे, तो ये नहीं होगा. नेक्स्ट, ओवरऑल डिक्लाइन ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन ओशियन and coastal water due to frequent mixing of surface water with the deep water. No, it's not a correct statement. It occurs when oxygen consumption is greater than the oxygen replenishment through photosynthesis, ventilation and mixing. Yes, option number C is the correct statement for this question. Okay, let's come to the next question, which is in the summer race, it is associated with the individual characteristic of light skin color, straight or wavy hair,
and narrow facial feature originally captured as the white race historically linked to Europe and Western Asian population. Which of the following race human race is being described passage with given above? Okay, वो कौन सा हो जाए? कैकोसॉइड. ओके, एंड मोंगोलॉइड, कैपोसॉइड एंड नेग्लोइड, ये सारा हमने पिछले ज्योग्राफी का टेस्ट में सारा डिस्कस किया था, जो कि फुल लेंथ वाला था. ओके, सो उसमें आप देख सकते हैं डिटेल. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द which of the following statement is are correct regarding the ocean current? Okay, first is west coast of the continent is the mid and higher latitude are border warm current. Yes, it's a correct statement. Next is the complete reversal of North Indian Ocean current between summer and winter due to और इंडियन ओशन डाइपोल. नो, ये कंप्लीट जो रिवर्सल होता है वो मॉनसून विंड के कारण होता है. ओके, मॉनसून विंड, ना कि इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से. सो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज द मिक्सिंग ऑफ ओजोन of cold and warm ocean current are most productive fishing ground on the earth. Yes, it's a also correct statement. So answer for this question is option number A. 1 and 3 are correct. Okay, let's come to the next question, which is with respect to the fish production in India, West Coast has 75% of marine fish landing, whereas only 25% in the East Coast. Consider the following possible reason for the differences and which among the following are correct. Okay, West Coast में ज़्यादा फिशिंग लैंड है एंड ईस्ट में कम. उसका रीज़न क्या होगा? फर्स्ट इज इट West Coast has more upwelling than East Coast. Yes, it's a correct statement. Next is though East Coast has more fishermen, their productivity is low. No, it's not a correct statement क्योंकि East Coast में only 1/3 fishermen हैं, and if you are talking about the West Coast में कितना है? 2/3. ओके, सो ऑब्वियसली सी बात है प्रोडक्टिविटी इज हाई कहाँ पे हो जाएगा? वेस्ट कोस्ट में, एंड ईस्ट कोस्ट में कम हो जाएगा. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज स्टेटमेंट थर्ड. वेस्ट कोस्ट प्रोडक्शन इज लार्जली फ्रॉम mechanized sector unlike the east. No, it's not a east, it's a west. Okay, so statement third is also incorrect, and no, statement third is correct actually. Okay, because ये the west coast production is largely west में ज़्यादा है, mechanized sector unlike the east coast. Correct statement. Okay, next is west coast has longer fishing region than the east coast. Yes, it's also correct statement. So answer for this question is option number D, which is 1 3, which is 1 3 and 1 3 and 4 is the correct answer for this question. Okay, सो आज का क्वेश्चन यहीं पे, क्योंकि मिनी टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही होते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.